नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के सेकंड पार्ट में बढ़ रहे हैं और यहाँ हम एडमिशन ऑफ पार्टनर, गुडविल एंड जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है उस टॉपिक पर चर्चा करने जाएंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन अभी तक बने हैं। तो वर्ष 2015-16 जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें सी को एक फर्म के लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया और सी जो अपनी पूंजी के रूप में 30,000 रुपये लेके आता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है ए और बी वो लाभ हानि अनुपात 3:2 में बांटते हैं। तो हमें सी की पूंजी के आधार पर नए लाभ हानि अनुपात पर क्या करना है, सभी की पूंजियां निकालनी है। तो ये हमें कैलकुलेशन करनी होगी, इसका कंसेप्ट हम सीखेंगे, देन इसको आप अप्लाई करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया कि जब दो फर्म आपस में मिल जाती है तो सामान्य रिजर्व हस्तांतरित होता है, जो जनरल रिजर्व वो कहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके बारे में पूछा गया। और तीसरा क्वेश्चन जो है जिसमें एक्स वाई फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी हमें दे रखी है 48,000 और 31,000 रुपए और जेड को लाभों में हम 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं और जेड जो 30,000 रुपए पूंजी के रूप में लाता है, तो जेड की ख्याति कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी हिडन गुडविल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन फोर्थ में भी यही पूछा गया है कि यहाँ पर ए और बी जो 10,000 और 20,000 रुपए और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व भी 10,000 रुपए हैं और सी को प्रवेश दिया है हमने और जो कि 20,000 रुपए अपनी पूंजी के रूप में ला रहा है और फर्म की ख्याति के मूल्य ज्ञात करने के लिए पूछा गया। ये भी हिडन गुडविल के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बेसिकली मोस्ट यहाँ से जो क्वेश्चन उठे हैं, एक तो हिडन गुडविल के संबंध में क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक पूंजी के जो राशि है उसको ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो आइए हम इसके पूरा कंसेप्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर की, तो हम कहेंगे कि जैसे कोई एग्जिस्टिंग हम जो बिजनेस कर रहे हैं और उसके अंदर जितने पार्टनर्स है और वो चाहते हैं कि एक नया पार्टनर और जुड़े हमसे। अब वो जो नया पार्टनर जब जुड़ता है व्यवसाय के अंतर्गत बिजनेस करने के लिए फर्म की पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत, तो वो अपना हिस्सा जो है दो जगह रखता है। एक वो क्या करेगा, फर्म जो एग्जिस्टिंग जो लाभ कमा रहे हैं तो प्रॉफिट्स में वो अपना हिस्सा रखता है और दूसरा जो फर्म की संपत्तियां हैं असेट्स में अपना हिस्सा रखता है। तो जब वो प्रॉफिट में अपना हिस्सा रखता है नया साझेदार, तो उसके लिए वो एक गुडविल के रूप में राशि लेकर आता है और जो असेट्स में अपना हिस्सा रखता है तो उसके लिए वो क्या करता है, कैपिटल के रूप में राशि लेके आता है। तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट हमें आना चाहिए कि गुडविल कैलकुलेशन और वैल्यूएशन कैसे किया जाता है और कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के संबंध में क्वेश्चन हमें बार बार पूछे गए एग्जाम के अंतर्गत। और साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि असेट्स में अगर अपना हिस्सा रखता है तो नया साझेदार संपत्तियों में हिस्सा रखने के लिए पूंजी की राशि लाता है, पर लाभों के रूप में जो है वो क्या लेके आएगा, गुडविल की राशि लेकर आता है। ये दोनों ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसमें जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो वहां पर एक फर्म की जो पार्टनरशिप जो होती है उसका रिकंस्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है, साझेदारी संबंधों में परिवर्तन होता है। और साझेदारी संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव जो है साझेदारी जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है उन पर दिखता है। तो कुछ हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, उनका एडजस्टमेंट करना होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है उसको समझे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, ये तब बनाया जाता है कि जब नया साझेदार फर्म प्रवेश कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई माना कि यहाँ पर दो साझेदार है ए और बी जो कि व्यवसाय चला रहे हैं और अब वो सी को एडमिट करना चाहते हैं। तो जब तक ये व्यवसाय चला रहे थे तब तक उन्होंने संपत्तियां लगाई और संपत्तियों के मूल्यों में कमी वृद्धि हुई, जो दायित्व थे उनमें भी क्या हो सकता है, कमी वृद्धि हो सकती है। तो उनके जो लाभ हैं और जो हानियां हैं वो क्या करेंगे, वो खुद बियर करेंगे। तो वो जब वो एडमिट करते हैं साझेदार को हम, तो उस दिन हम देख लेते हैं कि संपत्तियों में यदि कोई वृद्धि हुई है तो उसका फायदा भी पुराने साझेदार को मिले और दायित्व में कमी हुई है तो भी फायदा साझेदार को मिले। और यदि हानि हुई है, संपत्तियों में मूल्यों में कमी हुई है और दायित्व बढ़े हैं, तो उसका नुकसान किसको ना मिले, जो नए साझेदार है उसको नहीं मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जो कि क्या करता है, संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में जो कमी वृद्धि है उनको रिकॉर्ड करता है और उस अकाउंट में कहीं अंदर डिफरेंस निकालता है। तो अगर वो प्रॉफिट होता है तो साझेदारों जो पुराने साझेदार है उनके अंदर बढ़ जाता है और हानि होगी तभी पुराने साझेदारों में बढ़ जाती है। और जब साझेदार का प्रवेश हो जाता है तो उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई हानि लाभ बिजनेस के अंदर होता है तो उसके लिए नए साझेदार भी क्या होता है, पूरा भागीदार होता है जितने के लिए वो जितने हिस्से के लिए वो एडमिट हुआ है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। दूसरा, जो भी रिजर्व्स अभी तक पड़े हुए हैं अपने पुराने साझेदारों के लिए, पुराने साझेदार ने जब बिजनेस किया तो कुछ रिजर्व्स वगैरह बनाए होंगे जिनको उन्होंने नहीं बांटा है, भविष्य के जो किसी प्रकार के नुकसान
के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, पहले से संचय कर रखा है। तो इस तरह की कोई राशि है तो नया साझेदार जब भी एडमिट होता है तो इस प्रकार के जो भी रिजर्व्स होते हैं वो सब के सब हमें क्या करने होते हैं, जो पुराने साझेदार है उनके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहां सीधे ट्रांसफर करने होते हैं। और जो है गुडविल का हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होता है। चूंकि हमने कहा कि ए और बी पहले लाभों को बांटते थे और अब सी को और एडमिट कर दिया, इस केस में उनके लाभों का जो बंटवारा होगा वो कम हो जाएगा, तो उनको क्या नुकसान होता है। तो इन नुकसान के रूप में वो क्या करते हैं, नए साझेदार जो कि प्रॉफिट में हिस्सा रखने के लिए एडमिट हुआ है तो उसके लिए प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, वो गुडविल की राशि जो है उस नए साझेदार से लेते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हमें आना चाहिए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो हमें समझने चाहिए, जिसमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है, कैसे बनता है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपके बिल्कुल P&L अकाउंट के नेचर का ही होता है, नॉमिनल टाइप का होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होती है। जब भी हमें फायदा होता है तो इस खाते के क्रेडिट साइड में हमें लिखना होता है, और जब भी नुकसान होता है तो उस खाते के डेबिट साइड में लिखना होता है। फायदा कब होगा, जब संपत्तियों के मूल्यों में बढ़ोतरी हो और दायित्व जो है कम हो, यानी असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो और लायबिलिटी जो है कम हो, उस केस में हमें क्या होगा, फायदा होगा। तो वो क्या किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। परंतु जब संपत्तियों के मूल्यों में कमी होती है और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उस केस में क्या होगा, नुकसान होगा। तो नुकसान होने के केस में क्या किया जाएगा, इस खाते के डेबिट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसका बैलेंस निकाल दिया जाएगा। जो भी बैलेंस आएगा, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड की बैलेंस टोटल ज्यादा है, तो इस तरीके से वो बैलेंस जो है पार्टनर्स कैपिटल, जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, जो पुराने साझेदार है, ओल्ड पार्टनर है, उनके पुराने अनुपात में उनको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके का अकाउंट होता है। ठीक है, तो उसका पूरी समरी हमें पता होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर एज ए P&L अकाउंट नॉमिनल टाइप का होगा। दूसरा, संपत्तियों के मूल्यों में बढ़ोतरी और दायित्वों के मूल्यों को कमी को इस खाते क्रेडिट साइड, और संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि और कमी और दायित्व में वृद्धि इसके डेबिट साइड, और संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि और दायित्व के मूल्यों में कमी इस खाते क्रेडिट साइड में ट्रांसफर की जाएगी, और जो बैलेंस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस के रूप में ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो किसका है, गुडविल वैल्यूएशन का है। अब गुडविल जो है वो कब कब वैल्यूड की जाती है, देखिए जब वो पार्टनर का एडमिशन होता है तब हम इसको वैल्यूड करते हैं, रिटायरमेंट और डेथ के समय भी किया जाता है, और जब बिजनेस डिसोल्व होता है तब भी हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। हर जगह गुडविल की कैलकुलेशंस आई थी। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ डिस्कशन किया ही है कि पुराने साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन आ जाता है जब नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो वो उनको अगर नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई के रूप में वो क्या करते हैं, नए साझेदार से गुडविल की राशि प्राप्त करते हैं, जिसे त्याग कहते हैं। त्याग किया उन्होंने अपने लाभों का, तो त्याग के अनुपात में क्या करते हैं, गुडविल की राशि को प्राप्त करते हैं। और गुडविल के वैल्यूएशन के कुछ मेथड है यहाँ पर है। एक एवरेज मेथड होता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एक एन्युटी बेसिस मेथड होता है, और एक कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। मोस्ट विभिन्न प्रकार के मेथड्स होते हैं, परंतु जो ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं इस तरीके के लिए जाते हैं। जिसमें से एवरेज प्रॉफिट की हम बात करें तो एवरेज प्रॉफिट के केस में, एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते हैं कि उस फर्म के पिछले जितने वर्ष के लाभ हमें दिए हुए हैं उनका हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और जितने साल के लाभ दिए उनका डिवाइड करके एक एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है लगातार व्यवसाय कमा रहा है। ठीक है, तो वो राशि हम इसको निकाल लेते हैं, और इसमें यदि कोई एबनॉर्मलिटी हुई है ना, कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, उनके इफेक्ट को दूर करेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हुआ उस केस में लाभों को बढ़ा देंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो उस केस में लाभों को कम कर देंगे, और एक नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे और उससे एवरेज प्रॉफिट निकालने का प्रयास करते हैं, ताकि हम क्या करें, यहाँ पर सही गुडविल कैलकुलेट करें। और एवरेज प्रॉफिट में ईयर ऑफ परचेज मेथड लगता है, जैसे 2 साल के लाभों के आधार पर, 3 साल के लाभों के आधार पर, तो जैसा भी होगा तो एवरेज प्रॉफिट लगाकर जितना आपने को, जैसे 2 वर्ष के लिए दिया है तो नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर गुडविल कैलकुलेशन पहुंच जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट के द्वारा गुडविल को कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभों को बेस रखकर हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर हमारी जो बिजनेस की जो टेंडेंसी है, जो व्यवसाय है, जो पार्टनर डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर गुडविल को कैलकुलेट कर लिया जाता है। दूसरा, सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर कंसेप्ट समझना होगा, सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, सुपर प्रॉफिट का मतलब नाम से क्लियर होना चाहिए, सुपर, एक नॉर्मल प्रॉफिट से जो अधिक प्रॉफिट होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, सुपर प्रॉफिट जो हम कहते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है
है ना, जो एवरेज प्रॉफिट होता है माइनस आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? नॉर्मल प्रॉफिट में आपकी कैपिटल इंप्लॉयड जितनी है उस कैपिटल इंप्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, और फिर एवरेज प्रॉफिट में से क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। क्योंकि उसी प्रकार की फर्म की दूसरी फर्में जो है एक नॉर्मल रेट से प्रॉफिट कमाती है, परंतु हमारी फर्म जो है उससे भी अधिक प्रॉफिट कमाती है। इसका मतलब वो किसके कारण से कमा रही है? गुडविल के कारण कमा रही है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट वैल्यू मेथड का ज्यादा उपयोग किया जाता है गुडविल कैलकुलेशन के अंतर्गत। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाली जाती है? तो हम कहते हैं कि आपके फर्म जो हमारी फर्म जो बिजनेस करती है उसके आधार पर उस पूरी विभिन्न प्रकार की फर्में जो है बिजनेस करती है, उन सबका जो प्रॉफिट है उन सबके प्रॉफिट का हम एक रेट निकाल देते हैं कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेट निकल जाती है जो नॉर्मल प्रॉफिट को इंडिकेट करती है कि सामान्यतः इस प्रकार के व्यवसाय के लिए फर्में इतना लाभ कमाती है। और हम हमारे इंडिविजुअल फर्म का प्रॉफिट देख लेते हैं, है ना, तो कमाती तो इतना है, परंतु 10% कमाती है, परंतु हम जो है 15% प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब 5% एक्सेस कमा रहे हो। किसके कारण से कमा रहे हैं? हम हमारी गुडविल के कारण, हमारी क्वालिटी के कारण और हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन के कारण कमा रहे हैं। तो ये 5% जो एक्सेस प्रॉफिट जो कमाया जा रहा है वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। उसकी कैलकुलेशन का पूरा यहाँ पर एक हमने बता दिया। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपकी एसेट्स होती है उसमें से लायबिलिटी को लेस कर दें, आप कैपिटल इंप्लॉयड पर चलेंगे। ठीक है, और जो सुपर प्रॉफिट आया उस सुपर प्रॉफिट के आधार पर हम क्या करते हैं, जो भी ईयर ऑफ परचेज मेथड से हम कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट के 3 वर्षों के आधार पर या 4 वर्षों के आधार पर जितने वर्ष है उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। और इन दोनों के इसी तरीके से हम कैपिटलाइजेशन मेथड भी लगाते हैं, जिसमें हम जैसे सुपर प्रॉफिट के आधार पर यदि हमें कहा जाए कि पूंजीगण विधि के आधार से निकालो, तो हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लेते हैं, और जो आती है वो फर्म की गुडविल कहलाती है। और जो ईयर ऑफ परचेज मेथड इसके आधार पर। ठीक है, तो ये तरीके हो गए। और एक आपका एन्युटी मेथड होता है। एन्युटी मेथड के अंतर्गत जो एक कैलकुलेशन की जाती है एक फॉर्मूले के द्वारा, और उस फॉर्मूले के आधार पर एक राशि निकाल ली जाती है और उसको क्या किया जाता है, पर्टिकुलर ईयर से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम एन्युटी मेथड के आधार पर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सीखने और समझने का कंसेप्ट है वो यही है कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो एक तो तरीका, बेसिक सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि विभिन्न वर्षों के हमें लाभ दिए होंगे, हमें उन लाभों का उपयोग करना है एवरेज प्रॉफिट के लिए, और उन लाभों को क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। यानी कि उसमें यदि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन शामिल है तो उनको हमें हटा देना है, और बेस जो नॉर्मल सिचुएशन है उस पर लाना है और उसका एवरेज निकाल लेना है। और यहीं पर हम एवरेज ईयर ऑफ परचेज मेथड का उपयोग करें तो जितने ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उससे गुडविल को एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लें, और ये अगर कैपिटलाइजेशन करना है तो यही हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसका हम भाग लगाकर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। और सुपर प्रॉफिट के केस में क्या करना है कि हम जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे होगा, एवरेज प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो किसके बेस पे होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे होगा। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के आधार पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और एवरेज प्रॉफिट से उसमें डिफरेंस निकाल देते हैं। तो वो जो एक्सिस प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है, और सुपर प्रॉफिट के आधार पर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। और ऐसे ही हम एन्युटी मेथड का प्रयोग करते हैं, एक फॉर्मूला लगता है और उसके आधार पर गुडविल कैलकुलेट की जाती है। एक यहीं पर एक कंसेप्ट है गुडविल का, हिडन गुडविल का, जिसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हिडन गुडविल के आधार पर कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है, जहां पर कोई सूचना नहीं होती है। और उसमें हमें क्या करना होता है, जो या तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं नए साझेदार की पूंजी के आधार पर करते हैं, पुराने साझेदार के पूंजी के आधार पर भी करते हैं, और मोस्टली जो है नए साझेदार जो पूंजी लाता है उसी के आधार पर हम इसकी गुडविल कैलकुलेशन करते हैं। तो वो जितनी राशि पूंजी की लेके आता है और उसका जितना हिस्सा है, तो उसकी पूंजी में उसके जो हिस्से हैं उसको रिवर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मिस्टर एक्स जो है 40,000 पूंजी लेके आ रहा है और फर्म में उसके लाभों में हिस्सा कितना रख रहा है, 1/4, तो हम कहते हैं कि उसको रिवर्स उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कुल फर्म की पूंजी कितनी होनी चाहिए, 1,60,000 होनी चाहिए, और 1,60,000 में उसकी पूंजी और जो साझेदार हैं पुराने साझेदार है उसमें से हम घटाते, जैसे हम कहते हैं कुल मिलाकर 1,20,000 रुपए की हो रही तीनों की पूंजियां जोड़ने के बाद, तो ये जो 40,000 रुपए है वो क्या हिडन गुडविल कहलाएगी फर्म की। और ये हिडन गुडविल जो है वो जो है नया साझेदार जब एडमिट होता है तो उस केस में उसको लानी होती है। तो ये इससे संबंध में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आ गए। अब हम बेसिक जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वहां पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें ए और बी का लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है। ए और बी जो लाभ हानि अनुपात जो है वो ये इस तरीके का 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। ए और बी 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। सी को पार्टिसिपेट किया 1/4 के लिए, और जो पूंजी के रूप में 30,000 रुपये, चेक कर लेते हैं, 30,000 रुपये लेके आता है। 30,000 रुपये लेके आता है और बोला गया है कि आपको नए लाभ हानि अनुपात में सबकी पूंजी निकालनी है। ओके, तो यदि सी की पूंजी के आधार मानते हुए पूंजियां लाभ हानि अनुपात में की जानी हो तो ए तथा बी की आवश्यक पूंजियां ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम कहते हैं कि नए जो साझेदार है उसके आधार पर पूंजी का समायोजन करना। तो ये जो 30,000 है वो 1/4 हिस्से के लिए ला रहा है, तो हम कहते हैं इसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर लें, यानी कुल 1,20,000 रुपये फर्म की पूंजी होनी चाहिए। ओके, और नया लाभ हानि अनुपात हमें निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी अभी लाभ हानि अनुपात किस में बांटते हैं, 3:2 में बांटते हैं, और सी को कितने भाग के लिए, 1/4। इसके अलावा कोई सूचना नहीं दे रखी है ना, कैसे प्राप्त करता है इसकी सूचना नहीं दे रखी है। तो हम कहेंगे कि माना कि फर्म का लाभ जो है 1 रुपया है और 1 में से 1/4 जो है हम देते हैं सी को, तो बचता कितना, 3/4। अब 3/4 में ए कितना प्राप्त करेगा, 3/4 में जो उसका पुराना अनुपात है 3/5, और बी जो प्राप्त करेगा वो क्या करेगा, 3/4 में 2/5। तो कहेंगे 3 तरी 9, 4 पंजे 20, और 3 दूनी 6 और 4 पंजे 20। और सी का ऑलरेडी हिस्सा 1/4 है, इसको हम बराबर कर लेते हैं 9/20 प्लस 6/20 प्लस 1/4, यानी यहां हो गया 20, 9 प्लस 6 प्लस 5, 9 6 15, 15 5 20, 20/20 1 रुपया आ गया। ठीक है, तो 965 के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,20,000 को हम कहेंगे कि ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना, 9/20, तो ये हो गया 2 छंग 12, 6,090, यानी 54,000 तो हो गया ए का, और बी का कितना हो जाएगा 1,20,000, और इसका हिस्सा आ रहा है 6/20, यानी 36,000, और 36,000 इसका हो जाएगा 54, तो ये 90 हो गया, 30,000 जो है सी का हिस्सा है ही। ओके, तो ये जो उत्तर होगा 54, 36 और 30,000, ये जो आप उत्तर देख लें इसका 54 और 36,000, यानी डी जो उत्तर है वो सही उत्तर यहाँ पर कहलाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि दो फर्म जब आपस में मिल जाती है तो जनरल रिजर्व, बेसिकली हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व जो भी बचा हुआ है वो हम क्या करते हैं, साझेदारों, जो पुराने साझेदार है उनके खातों में, उनके पुराने रेशो में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ साझेदारों के खाते में इसको सीधा ट्रांसफर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पूंजी जो है एक्स और वाई की दी हुई है 48,000, 31,000, उन्होंने जेड को 1/4 हिस्से के साथ साधारण प्रेस दिया, जो कि 30,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है, और वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। ये इसकी जो पूंजी है वो कितनी है, 30,000 है, तो 30,000 जो पूंजी है और उसका हिस्सा 1/4 है, तो हम कहेंगे 4/1 कर दीजिए आप, रिवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है 1,20,000। और अभी वर्तमान में इनकी पूंजी कितनी है, 48 प्लस 31 और 30, 48 प्लस 31 हो गए 79, 79 प्लस 30 यानी 1,09,000, यानी कुल मिलाकर 11,000 रुपए जो फर्म की गुडविल कहलाएगी। तो यहाँ कहोगे आप 11,000 रुपए हिडन गुडविल के रूप में होंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है उसमें भी क्वेश्चन हिडन गुडविल का ही है। इसमें ए और बी साझेदार है और उनकी पूंजी 10 और 20,000 है, तो अवितरित संचय 10,000 है, और सी को हिस्से के प्रवेश दिया और 20,000 रुपए अपनी पूंजी के रूप में लेके आता है। जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, यहाँ हमें इसके बारे में नहीं बताया गया कि सी 20,000 रुपए अपनी पूंजी के रूप में फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। 20 और 10 30, 30 और 10 40,000, और सी की पूंजी है 20,000। ओके, और यहाँ पर ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, क्योंकि यहाँ पर ना तो सी का हिस्सा, सी कितने हिस्से के लिए, उन्होंने सी को हिस्से के लिए, अब यानी कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, सी को पर्टिकुलर हिस्से के लिए एडमिट किया होगा, है ना, तो ये मिसिंग है क्वेश्चन, तो इसको हम यहीं ड्रॉप करेंगे, क्योंकि सी का हिस्सा कितना है ये नहीं दिया हुआ। अगर सी का हिस्सा में दिया, हमें यहाँ पर मिसिंग है यहाँ पर, तो अगर यदि हम कहें कि 1/4 के लिए दिया तो हम कहेंगे 4 क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए, यानी कितना हो गया 80,000 हो गया, यानी कुल पूंजी कितनी है 80,000 की हो गई। अब यहाँ पर हम डिडक्ट कर देते हैं 80,000, फिर आपका ए और बी का कितना है 20 और 10 30, और 10,000 रुपये अवितरित लाभ जो कि इनके पूंजी खातों में जाएंगे, तो 20 और 10 30 और 10 40, 40 और इसके हिस्से कितने होंगे
50-60, यानी कुल मिला के 60,000 रुपए राशि हो गई। इसमें क्या क्या आ जाएगा, ए की पूंजी आ जाएगी 10,000, बी की आ जाएगी 20,000 और सी की आ जाएगी 20,000। और जो अवितरित लाभ है, चूंकि ये किसका हिस्सा होता है, ये अपने पुराने साझेदार का होता है और वो कितना है 10,000 रुपए। तो ये कुल राशि हो गई 20, 40, 50, 60, तो कुल मिलाकर 20,000 जो है फर्म की गुडविल होगी। कब, यदि यहाँ सी का हिस्सा मान लेते हैं अभी क्या है 1/4 है, क्योंकि यहाँ मिसिंग है तो हमने मान लिया 1/4 अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बाकी क्वेश्चन में जो लिखा हो वही हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो 20,000 रुपए हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पोटेंशियल क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे सुपर प्रॉफिट की हम बात करें तो सुपर प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि एवरेज प्रॉफिट से जितना अधिक आप पैसा कमाते हो वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू आपका जो है, यानी पूरी इंडस्ट्री जो कमाती है वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, और उस नॉर्मल प्रॉफिट से हमारी जो संस्था, हमारी फर्म है जितना एक्सेस प्रॉफिट कमाएगी वही क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का पार्ट होता है। और यहाँ पर ए और बी इक्वल पार्टनर है और उनकी कैपिटल हमें दी हुई है, और सी को एडमिट किया है हमने 1/4 के लिए, जो कि 15,000 रुपए कैपिटल के रूप में लेके आता है। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हम कहेंगे कि ये जो 15,000 है वो कैपिटल लेके आ रहा है हिस्से के लिए 1/4, तो हम इसको रिवर्स कर दीजिए, आप 4/1 कर दीजिए, यानी 60,000। और कुल मिलाकर अभी इनकी राशि कितनी है, देखो कैपिटल की 6 और 2 8, 5 13 का 3, हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी 43,000 है ना। तो कुल मिलाकर 17,000 जो है गुडविल हो जाएगी फर्म की। तो यहाँ 17,000 सी उत्तर हो जाएगा। नेचर ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट लाइक आपका, हमने कहा कि P&L अकाउंट की तरह होता है, एक इसके जो नेचर है नॉमिनल अकाउंट का हो जाएगा। फॉर गेटिंग शेयर इन प्रॉफिट और न्यू पार्टनर्स ब्रिंग, देखो प्रॉफिट में शेयर प्राप्त करने के लिए हमने पहले ही बात की, प्रॉफिट के अंदर जब पैसा अपना हिस्सा रखता है तो गुडविल लेके आता है, और असेट्स के लिए पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर कैपिटल के रूप में राशि लाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 में लाभ हानि बांटते हैं। जेड को एडमिट किया है जो कि 4,000 रुपए गुडविल के लेके आता है, और नया लाभ हानि अनुपात 2:1 दे रखा है, यानी कि ओल्ड रेशियो 3:1 है ए और बी का, और नया जो एक्स और वाई का, और नया जो है वो कितना है 2:1:1। एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू, किसके खाते में क्रेडिट की जाएगी। देखिए यहाँ पर मिलान करें आप, ए जो है अपना हिस्सा जो कम हो रहा है, ए पहले 3:1 में प्रॉफिट करता था परंतु अब 2 हो गया, और बी जो जेड है वो अभी भी बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है। यानी जो ये राशि जो सी को जेड को जो हिस्सा दिया है वो किसने दिया है, पूरा का पूरा एक्स ने दिया है। तो एक्स ही त्याग किया तो एक्स को ही क्या मिलनी चाहिए, राशि मिलनी चाहिए गुडविल की। तो यहां पर से उत्तर क्या होगा कि गुडविल जो है राशि किसको मिलेगी, एक्स को ही मिलेगी। पूरी की पूरी राशि जो वो है गुडविल की राशि हम किसको देंगे, एक्स को ही देंगे। एक्स के कैपिटल बैलेंस को हम इंक्रीज करेंगे। चलिए, थैंक यू।